बताइए तो ये बना इसका विचार हाँ ये बताओ ये तो बाद में बनेंगे बस फिर इसको एक भी बना नहीं देखो हाँ तुम अपने आप करो जैसे करते हो तुम। नमस्कार मित्रों, आपके बहुत से हमें पत्र मिले, बहुत से कमेंट्स मिले और हमें बड़ा अच्छा लगा। आपने कहा है, हमारी जो एक दर्शक हैं सुनीता जी कहती हैं कि आपने मानसिक विकृतियों के विषय में, इलाज के विषय में बड़ी सावधानियां और उनका विश्लेषण बताया और प्रसूति से संबंधित जानकारियां दी, लेकिन आपने पेट के विषय में और स्वास्थ्य के विषय में जो समग्र जानकारियां होती हैं वो सबसे पहले पेट से शुरू होती हैं, तो उसके भी विषय में कुछ चाहिए। बिल्कुल सही है सुनीता जी, आपका एक प्रश्न, आपके सरोकार हम समझ सकते हैं और इन सरोकारों को समझने के लिए और इनका निराकरण करने के लिए हमने राजधानी लखनऊ के प्रतिष्ठित हॉस्पिटल शालीमार इंदिरा नगर में स्थित है और अपने में बहुत ही काफ़ी इलाज में महारत हासिल है यहाँ के हॉस्पिटल के, यहाँ के ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टरों की। मैं आज यहाँ के डॉक्टर से मिलवाता हूँ सिंगारी शिव कुमार सिंगारी जी से, जो कि यहाँ के ओनर हैं, सीईओ हैं, डायरेक्टर हैं, कुछ भी कह लें। सबसे बड़ी बात यह है कि मरीजों के शुभचिंतक हैं। तो डॉक्टर सिंगारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम आपका अभिनंदन करते हैं और हमें बड़ा आज गौरव की अनुभूति हो रही है कि आपसे मिलकर के हम अपने पेशेंट्स का, अपने जो हमारे दर्शक हैं उनकी समस्याओं को कदाचित कुछ निराकरण कर सकेंगे। डॉक्टर साहब, आजकल सबसे बड़ी समस्या ये है कि पेट से संबंधित हमारे पास बहुत से पत्र ऐसे आए हैं कि पेट की ये बीमारियां क्यों हो जाती हैं, इनका क्या कारण है, तो इस विषय में कुछ आप प्रकाश डालें। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये अवसर मुझे मिला कि मैं इस समाज में अपना कुछ ज्ञान आपके द्वारा बांट सकूं, ताकि लोगों की समस्याओं में कुछ सुधार हो पाए और समाज में कुछ अच्छापन आए। मैं आशा करता हूं ऐसे कार्यक्रम आप आगे करते रहेंगे और लोगों की मदद करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अब पेट के मुद्दे के बारे में जो बताना चाहता हूं, ये आपने बहुत ही अच्छा मुद्दा लिया है। इसलिए मेरे ज़्यादातर मरीज इस आउटडोर में शालीमार हॉस्पिटल OPD 1 में जहाँ बैठा हूँ, कुर्सी के उस तरफ जब बैठते हैं तो अधिकतर लोग कहते हैं सर पेट खराब है, पेट में गैस हो गई है, पेट की समस्या है। जैसे पेट हमारे लिए अपने खुद का पेट अपनी ही समस्या है और इससे बहुत लोग पीड़ित हैं। उसमें बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं। जो हम लोग समझ जाएं तो काफ़ी कुछ हम स्वतः ही उसका निवारण कर लेंगे और डॉक्टर के पास में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सबसे पहले इस मौसम की बात हो रही है, मौसम बदल रहा है। देखिए लखनऊ में कभी बारिश हो रही है, कभी धूप निकल रही है, कभी गर्मी हो रही है और कभी जाड़ा पड़ रहा है। यहाँ तक कि लोग, अभी किसी को जाना था लुधियाना तो भैया स्वेटर लेके जाओ, रास्ते में ठंड खा जाओगे जी। तो ऐसे मौसम में इन्फेक्शन जल्दी बढ़ जाता है। वो ऐसे बढ़ जाता है कि जब आदमी गरम सब खा रहा है वहाँ तो ठीक है, अचानक एकदम से ठंडक पड़ गई तो कीटाणु फिर अपने प्रकोप बढ़ाने लगते हैं। जहाँ गर्मी हुई मक्खी आने लगती है, वो हैजा फैलाने लगती है और बीमारियां फैलाने लगती है। अब क्योंकि मौसम अच्छा होता है तो लोग घर से निकलना भी चाहते हैं, तो घर से बाहर खाना पीना शुरू कर देते हैं। कोई चाट खा रहा है, कोई गोलगप्पा खा रहा है, अच्छा भी लगता है, मन भी करता है और फिर उसके पेट में इन्फेक्शन हो जाता है और उसकी वजह से वो परेशान हो जाता है। अब इसमें दो चीज़ें हैं जो सबको समझने की आवश्यकता है। वो नंबर एक, क्या ये जो बीमारी है वास्तव में इतनी बड़ी बीमारी है कि इससे डॉक्टर से संपर्क किया जाए या ना किया जाए। यानी एक डिसीजन है, एक निर्णय लेना है। एक साधारण आदमी को अपने घर में उसका बच्चा बीमार हो गया है, अब ऑफिस में फादर गए हुए हैं, मदर घर में अकेली है, उसको समझ में नहीं आ रहा, पेट खराब हो गया है, क्या करना चाहिए जी। तो उसमें मैं दो राय देना चाहता हूँ। एक तो अगर किसी के नॉर्मल गतिविधियां हैं तो नॉर्मल गतिविधियों में जैसे बच्चा खेलता है, खाता पीता है, अगर ये नॉर्मल चल रहा है तो कोई इमरजेंसी अभी नहीं है। सतर्क हो जाएं, फोन कर दें हस्बैंड को कि बच्चा थोड़ा पेट खराब है लेकिन अभी बच्चा खेल रहा है, खा पी रहा है, चल रहा है, खुश है,
कोई बात नहीं, आपके पास समय है। पेट खराब का कैसे हम पता लगाएंगे? पेट खराब मतलब हाँ, पेट खराब होने का ये मतलब है, नॉर्मली एक आदमी एक बार लेटरिन जाता है, जिसको हम निपटना कहते हैं सुबह, अगर वो एक बार कर लेता है उससे संतुष्ट हो जाता है, और ये डेली होता है तो बहुत खुश रहता है, क्योंकि मल जो उत्पादन हमारा जाता है उसके बाद भी आदमी जब तक नहीं कर लेता संतुष्ट नहीं होता। तो वो नॉर्मल एक प्रक्रिया है। अब इस प्रक्रिया में अगर कोई परिवर्तन हो रहा है, जैसे अब एक बार ना जाने के बजाय उसको 3-4 बार जाना पड़ रहा है, या उसका स्टूल एक फर्म होता है, नॉर्मल कंसिस्टेंसी होती है, हार्ड होता है, ठीक होता है, वही हो रहा है, अब पतला होने लग गया, यानी कि अगर उसमें पतलापन आ रहा है, उसके साथ में पानी जा रहा है या म्यूकस जा रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि अब उसका पेट ठीक नहीं है। साथ में और लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे उल्टी हो गई, दस्त हो गया, ऐसी कोई भी चीज़ अगर आ जाती है, या बुखार आ गया, या पेट में दर्द हो गया, ये सब लक्षण बताते हैं कि पेट में कुछ खराबी है और इसके लिए कुछ उपचार होना चाहिए, जो कि ये चीज़ जरूरी है। अब होता क्या है, हम लोग क्या सोचते हैं कि जब तक डॉक्टर के पास जाना है तब जाके काम करेंगे, लेकिन उसके बीच में हम क्या कर सकते हैं, वो भी हमारे पास बहुत कुछ है। हम जितनी बार शौच के लिए जा रहे हैं उतनी बार हम कुछ पानी की मात्रा को खो रहे हैं, ऐसे समझ लें। डेबिट हो रहा है, डेबिट क्रेडिट समझ लें, बैंक में जैसे बहुत सही बात। जैसे हमने मान लिया गए लगभग आधा गिलास 1 गिलास पानी निकाल दिया, तो हमारे शरीर में उसकी कमी हो गई। अब शरीर में कमी को हम लोग इंग्लिश में डिहाइड्रेशन कहते हैं, हिंदी की साधारण भाषा में कहते हैं पानी कम हो गया। तो अगर उसने 1 गिलास पानी पी लिया तो उसको कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो पूरा हो गया, यानी हमारा डेबिट क्रेडिट बराबर चल रहा है, यानी जितनी बार वो मोशन करने जा रहा है उतनी बार वो पी रहा है। अब जो पी रहा है उसमें अगर घोल बनाने, नमक का, चीनी का, इन सब का मिला के मिश्रण बना ले और वो पिए तो और भी अच्छा है, क्योंकि पानी ORS पी ले, इलेक्ट्रॉल पाउडर पी ले, क्योंकि वो चीज खो रहा है, वो उसको बराबर मिलती जा रही है। अब अगर इसको उल्टी आ रही है तो फिर 2 जगह से जा रहा है, एक तो मुंह से खो रहा है, दूसरा पखाने के रास्ते से खो रहा है। लेकिन अब दिक्कत 2 है, अगर उल्टी आ रही है तो मुंह से वो ले नहीं पाएगा, यानी क्रेडिट नहीं हो पाएगा। अब ये मरीज ऐसा है कि इसको आवश्यकता है तुरंत उपचार हो, यानी उसको IV फ्लूइड चढ़ाया जाए, ग्लूकोज चढ़ाया जाए, इलेक्ट्रॉल पाउडर चढ़ाया जाए, ताकि उसका पानी बना रहे। और उसके पानी को मेंटेन करने के लिए साधारण सी प्रक्रिया आसपास के किसी भी हॉस्पिटल या क्लिनिक में हो सकती है, तो उनको तुरंत उपचार के लिए जाना चाहिए। यानी अगर पेट खराब है और साथ में उल्टी भी हो रही है तो इसको गंभीरता से लिया जाए। पेट खराब हो, उल्टी भी आई है, ये लक्षण। इसके साथ साथ अगर कहीं रक्त भी स्टूल में अगर रक्त आ गया तो और खतरनाक बात है, क्योंकि वो जो हमारी आंतें होती हैं, पेट की आंतें, जिसमें हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत सब चलती है, जब उसमें इन्फेक्शन होता है तो वो काटते हुए चला जाता है उसकी म्यूकोजा को भी, और वहां से ब्लड आ जाता है, जिसको हम डायसेंट्री कहते हैं अंग्रेजी में। और उस रक्त आना एक खतरनाक बात होती है, क्योंकि अभी तक तो पानी जा रहा था, अब पानी के साथ में रक्त भी जाने लगा, तो फिर और कमी हो सकती है। तो उसको और आवश्यकता है कि उतनी ही जल्दी उसका इलाज किया जाए, ताकि ये गर्मी के मौसम में ये बीमारियां क्यों फैलती, इसका कारण क्या है? अब किस वजह से? हाँ, वो इसलिए फैलती हैं, गर्मियों के मौसम में बैक्टीरिया जो है उसको ग्रो करने के लिए एक तापमान चाहिए होता है। नॉर्मल तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो हमारे शरीर का होता है, वो तापमान जब उसको मिल जाता है या थोड़ा सा उससे बढ़ के मिलता है तो वो कल्चर बन जाता है। जब सर्दी होती है वही घट के 20 पर आ जाता है, तो उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती। अगर हम उसको खुला छोड़ दें किसी भी खाने की चीज को तो भी वो खराब नहीं होती। गर्मी में आप देखिए, बाग काट के फल रख दीजिए, मुरझा जाएगा। वो तरबूज रख दीजिए, फ्रिज के अंदर भी रख दीजिए, तब भी मुरझा जाएगा। क्या बात है। तो इसका ये मतलब हुआ, जैसे ही तापमान मिलता है उस तापमान की ग्रोथ में बैक्टीरिया बढ़ गए हैं, तो ये कारण है कि वो जल्दी से बढ़ता है, फैलता है। कौन कौन सी बीमारियां मतलब ज्यादातर होता है कॉमनली? हाँ, कॉमनली सबसे पहला जो कॉमन है जिसको हम लोग कहते हैं गैस्ट्रोएंटेराइटिस। गैस्ट्रोएंटेराइटिस का मतलब ये हो गया, हमारा ये स्टमक है, इसको स्टमक को हम कहते हैं गैस्ट्रम और इंटेस्टाइन को कहते हैं एंटेराइटिस, तो दोनों को जोड़ के शब्द बना गैस्ट्रोएंटेराइटिस। ये सबसे कॉमन होता है।
इसको कभी भी आप बाहर जाएं, कभी भी कोई चीज़ खाने लगें बाहर, वहाँ गंदा खाना हो, पुराना खाना हो, बासी खाना हो, या बनाने वाले ने ध्यान ना दिया हो, हाथ से ठीक से ना धोया हो, तो पता लगा अमीबियासिस, अमीबा हो सकता है, तो उसके लिए हम मेट्रोनाइडाजोल और टिनिबा ऐसी दवाइयाँ देते हैं। दूसरा इन्फेक्शन हो सकता है टाइफाइड हो सकता है। टाइफाइड एक वाटर बॉर्न डिजीज है। टाइफाइड जो है, मान लीजिए आपका दूध ठीक से नहीं आपने पेस्चराइज किया, ठीक से नहीं उबाला, बाहर रख दिया, अब उसमें टाइफाइड आ गया। आपने सोचा कि हम शाम को चाय बना के पी लें, लेकिन जब उसके अंदर थोड़ा सा ठंडा दूध भी डाल दिया, हमने तो सोचा सब कुछ गर्म था, लेकिन उस दूध में टाइफाइड चला गया, वो आपके शरीर में चला गया। तो साल्मोनेला टाइफी उस बैक्टीरिया का नाम है, उससे टाइफाइड हो गया। अब उसके लिए एंटीबायोटिक का पूरा कोर्स लेना पड़ेगा, हफ्ते 2 दिन, उसके लिए टेस्ट कराना पड़ेगा। डॉट टाइफी का टेस्ट कराएंगे तो पता चलेगा टाइफाइड है या नहीं है। वो इमीडिएट कार्ड टेस्ट है, अगर अभी आप सैंपल देंगे तो आपको 5 मिनट में बता देगा टाइफाइड है या नहीं है, तो उसका पूरा फुल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ये चीज़ उससे पता लग जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ी बात, कॉमन बात है, बड़ी सामान्य बात है कि हर 5 में से 4 व्यक्तियों को गैस है, गैस के हम बड़ी गैस बन रही है, इस तरीके का बन रहा है। तो इसमें क्या चीज़ें हम ऐसा उसका प्रकाशन लें कि गैस की बीमारियां ज़्यादातर होती जा रही कॉमन, उसमें क्या क्या कारण, क्या क्या हो सकते हैं? हाँ, अब गैस के कारण की जो बीमारियां हैं वो ये है, हम लोग क्या सोच लेते हैं कि एक तो गैस होने का मतलब हो गया अपच हो गया, यानी हमारा खाना पच नहीं रहा है। तो गैस तो एक तरीके से हमारे शरीर में जो हमारे हिंदुस्तान में खाने पाने की व्यवस्था है, सब्जियां हैं, फल हैं, सब चीज़ें खाते हैं हम लोग, दिन भर जैसे मिले सब अपने हिसाब से करते हैं, तो थोड़ी बहुत गैस तो सबको लग सकती है और वो नॉर्मली निकल भी जाती है। तो वो तो एक अच्छी बात है कि गैस निकल गई और वो, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि गैस अधिक बनने लगती है। अब वो गैस अधिक बनने के कारण होते हैं, अगर आपका चलना फिरना कम हो जाए, आप अधिक चले फिरे नहीं, एक ही जगह बैठे रहें, तो जो आते हैं वो हमारी मूवमेंट नहीं करती हैं। हम जब चलते हैं तो ये भी ज़्यादा चलती हैं पेट में, ये इसलिए चलती हैं कि इनको एनर्जी आपको देनी होती है, खाना पचाना होता है, तो ये भी ज़्यादा हरकत करती हैं। जब आप सुस्त हो जाते हैं तो ये भी सुस्त हो जाते हैं। ये कहते हैं कुर्सी पे बैठा हुआ है, ऐसा कुछ जरूरत तो है नहीं ज़्यादा, तो चलो आज आधा किलोमीटर ही चलेंगे, कल 2 किलोमीटर चले थे, तो इनकी यात्रा भी कम हो जाती है। जब इनकी यात्रा कम हो जाती है तो फिर वहाँ कीटाणु इकट्ठे होने लगते हैं, गैस इकट्ठे होने लगती है, प्लस इसके अलावा कुछ बीमारियां भी होती हैं गैस से। तो इसलिए ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है जो मैं बताना चाह रहा हूँ। हम लोग कई बार इस भ्रांतियों में आ जाते हैं, इस तरीके से आ जाते हैं। कोई आदमी है, बहुत दिनों से गैस की प्रॉब्लम हो रही है, भाई कह रहा है तो नॉर्मली सबको थोड़ी होती है, मुझे भी हो रही है, ध्यान नहीं दे रहा है। तो अल्ट्रासाउंड एक छोटा सा टेस्ट है जो कि बहुत ज्यादा महंगा नहीं होता है, समय समय पर आदमी को जिसको गैस बन रही हो एक बार करा लेना चाहिए अल्ट्रासाउंड। इसलिए क्योंकि हो सकता है उसको गॉल ब्लैडर में पथरी हो, गॉल स्टोन हो, जो अब पता लग जाए, जो अभी तक नहीं पता था। छोटा सा काम है इलाज, जैसे मैं खुद भी करता हूँ, गॉल ब्लैडर से स्टोन निकालना है, 1 दिन का काम है। उसको सुबह बुलाया, लेप्रोस्कोपी से गॉल ब्लैडर से गॉल स्टोन निकाला और शाम को छुट्टी हो गई, अगले दिन छुट्टी हो गई, तो उसकी गैस की प्रॉब्लम खत्म हो गई, प्लस उस पत्थर से बच गया जो आगे कॉम्प्लिकेशन कर सकती थी। वो कहीं नली में फंस जाता, जॉन्डिस कर देता, कहीं वो आगे बढ़ के उसके अंदर इन्फेक्शन कर देता, कहीं उसमें कैंसर बन जाता। तो कहने का मतलब है हम लोग को ये सतर्क रहना चाहिए, ध्यान भी रहना चाहिए पेट के साथ साथ में। अगर कभी लगे कोई चीज हमारी ठीक नहीं हो रही है पेट की, तो तुरंत संपर्क करें और पता लगाएं क्या बात हो रही है। डॉक्टर साहब, वैसे देखा जा रहा है कि आजकल जो है पेट से रिलेटेड समस्याएं मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा है, इवन कम उम्र के बच्चों में भी हो रहा है, क्योंकि काफ़ी लाइफ स्टाइल टोटल चेंज हो गया है। पहले जैसे बच्चे भी थे कि बाहर घूमते थे या फिजिकल वर्क, ये सब कम हो गया है, जिसकी वजह से शायद बीमारी ज़्यादा बढ़ी है। छोटे छोटे बच्चों का भी बस सुना जा रहा है कि किडनी में स्टोन हो गया है 12-13 साल के बच्चों को। तो ऐसे में जो लाइफ स्टाइल चेंज हुआ है, उस चेंज लाइफ स्टाइल में हमें पेट की बीमारियों के बारे में मतलब सतर्क रहना है, जैसा कि आपने अभी बताया। तो इसका और क्या हम सावधानी कर सकते हैं कि हमें इन चीज़ों से बचत हो? देखो, पेट की सतर्कता के लिए 2 चीज़ों की बातें हैं। शुरू से हमारे पुराणों में भी लिखा है, कहते भी रहे, समय से खाना, सही खाना, उचित खाना,
यहाँ तक कि हमारे तो मौसम में भी बताया गया है कि जाड़े में ये खाना, गर्मी में ये खाना, बरसात में भी ये खाना। तो सभी लोग बहुत ध्यान देते थे। वो धीरे धीरे समय के साथ साथ चीज़ें लुप्त हो गई, लोग उनको भूल गए। इसलिए भूल गए कि वो बताने वाले कम हो गए और सुनने वाले जो थे दूसरी चीज़ें सुनने लगे। व्हाट्सएप पे क्या आ रहा है, किसी का पिज़्ज़ा मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, जंक फूड मिल रहा है। मोबाइल पे फ़ोन करिए, मुश्किल से 5 मिनट में आ जाएगा। दोबारा फ़ोन करिए, दोबारा आ जाएगा। जितना चाहिए उतना मिल जाएगा। तो जब ये चीज़ें मिलने लग गई आसानी से, तो आदमी खाते समय तो ध्यान देने नहीं लगा कि वो खा रहा है, लेकिन खाने के बाद जो उससे प्रॉब्लम आ रही है उसको अब आप सब फेस कर रहे हैं। दूसरी बात ये हो गई, बराबर पानी पीना, पेय पदार्थ लेना। हम लोग क्या समय बना हुआ था, सुबह उठते ही 1 लोटा पानी पियो, शाम को फिर पियो, दिन में खाना वाना खाने के 1 घंटे बाद फिर पियो, बराबर पियो। वो सब हम लोग भूल गए। इस तरीके से भूल गए, सब अपने कामों में व्यस्त हो गए। खाना खाना तो एक तरीके से क्योंकि भूख लगी है तो खाना पड़ेगा, लेकिन ये देखना भूल गए कि क्या खाना है और कितना खाना है और कब खाना है। नहीं समय मिला तो नहीं खाया, छोड़ दिया। अब वो शाम हो गई, अब खाना खाना है। अब वो शाम को रात का खाना भी गया और सुबह का भी गया, दोनों मिलके तो पता रात का भी खराब हो गया। तो जब लोगों ने अपना खाना खाने का टाइम खराब किया, खाना खाने की चीज़ों को खराब खाया, तो शरीर में फिर अपच और पच सब गड़बड़ होने लगा। इसीलिए हम ताज्जुब करते हैं, छोटी छोटी लड़कियां, छोटे छोटे बच्चे हमारे यहाँ 14 साल के, 15 साल के गॉल ब्लैडर की पथरी लेकर आ रहे हैं। जबकि मैं खुद छोटा था, इसी KGMC मेडिकल कॉलेज में हमारे टीचर हमने 1970 में 75 में पढ़ाते थे। गॉल ब्लैडर की बीमारी फीमेल्स में होती है, यानी औरतों में, F फॉर फीमेल। 40s में होनी चाहिए, 40 साल की होती हैं, उनमें वो करती हैं, या जो फैट लेडीज होती हैं उसमें मिलते हैं। तो 3 F पढ़ाए जाते थे हमको, फैट, 40 लेडी यानी फीमेल। अब उल्टा होने लगा, वो 14 साल पे मिलने लगा है, दुबली दुबली को भी होने लगा है। तो इसका मतलब जो खान पान था वो 35-40 सालों में इतना खराब हुआ कि बीमारी जल्दी से पहुंचने लग गई। इसी तरह से पानी में हो गया, आपको टाइम मिल नहीं रहा है, आप पानी पी नहीं रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, पानी पीना भी है तो मंगा नहीं रहे हैं, उपलब्ध है तो भी नहीं पी रहे हैं क्योंकि बातें करना ज़्यादा जरूरी है। ये हमारी कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाए, ये हमारा लेक्चर खत्म हो जाए, ये चीज़ें खत्म हो जाए, कोई चीज़ छूट ना जाए, कोई व्हाट्सएप चल रही है, कोई मेल चल रही है। तो पानी जब कम पीते हैं शरीर से तो गाढ़ा हो जाता है पेशाब। उस गाढ़े पेशाब में कॉन्सनट्रेटेड में फिर किडनी की पत्थर बनने लगता है, जिसको यूरिनरी स्टोन कहते हैं। वो किडनी में बन सकता है, फिर वही किडनी का पत्थर जाके यूरेटर की नली में गिरता है, फिर उसको बंद कर सकता है, जो किडनी भी खराब कर सकता है। जो किडनी पूरी खराब हो जाए तो जानलेवा भी हो सकती है जब दोनों गुर्दों में असर आ जाए। तो कहने का तात्पर्य ये है, एक समाज के अंदर एक ये भी बीड़ा सबको उठाना चाहिए कि सब लोग कोशिश करें इन बातों को बताने के लिए बार बार कि समय से खाना, उचित मात्रा में खाना और अच्छी जगह का खाना। कोशिश करें घर का ही खाना या घर का खाना अपने साथ ले जाना ताकि उससे उपलब्धि हो। जैसे कि अभी इस समय आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी मोटे अनाज की तरफ ज़्यादा जोर दे रहे हैं जी। तो क्या ये खान पान के लिए कुछ स्पेसिफिक आप रिकमेंड करेंगे थोड़ा सा, किस प्रकार का खान पान होना चाहिए? हम उसको कितने टाइम का होना चाहिए? वो बहुत अच्छा रिकमेंड कर रहे हैं। देखा जाए तो वही पुरानी बातें फिर लाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग पुरानी बातें कहते नहीं थे, लोग कहते थे बूढ़ा आदमी पुरानी बातें करता है, खराब आदमी। लेकिन अब धीरे धीरे लोग समझने लगे पुरानी बातें अच्छी थी। अनाज में जैसे जौ डाल दीजिए, चना डाल दीजिए, जब आटा पिसाइए। हम अपने घर में भी खुद यही करते हैं। जब गेहूं धुलवाते हैं अपने घर में तो हम चना भी धुलवाते हैं, मक्का भी धुलवाते हैं, क्योंकि ये चीजें अगर आपके अनाज में आ जाएंगी तो फिर आपको दिन भर ढूंढनी नहीं पड़ेगी कि चलो भाई आज मक्का बाजार में नहीं मिल रहा, कहाँ से लाएं, क्या करें। क्योंकि आपने अनाज में डाल दिया तो आपको स्वतः ही खाना, रोटी तो आप खाएंगे ही खाएंगे, तो वो स्वतः ही आपको प्राप्त हो जाएगा और वो फिर आपको बाकी एनर्जी और सब अच्छा भोजन मिलेगा। और ये करना कुछ मुश्किल नहीं है, बस मन बनाना है आपको, एक बार सोचना है इसके बारे में कि मुझे ये करना है तो हो जाएगा। क्या डॉक्टर साहब ज़्यादा मतलब जैसे महिलाएं बहुत ज़्यादा देर तक बिना खाए पिए रहती हैं या उनका खाना पीने का रूटीन वो नहीं होता है, तो क्या इससे भी पेट से बीमारियां हो सकती हैं? पेट बिल्कुल हो सकती हैं। देखिए हमारा जो पेट ईश्वर ने बनाया था इसमें लगभग 1.5 किलो की जगह होती है।
1.5 किलो काफ़ी होता है। तो अगर हम इसको लगातार बहुत देर तक खाली रखें, इसमें खाना ना दें, तो बेचारा क्या करेगा? ये इंतजार करेगा और तो कुछ कर नहीं सकता। इसके अंदर कुछ एसिड भी होता है, तेजाब भी होता है, तो वो तेजाब तो बनाता जाएगा, क्योंकि वो एक साइकिल, एक क्रम है कि उसको इतना बनाना ही बनाना है। वो ये कोशिश करता है खाना आ जाए तो उस तेजाब के साथ वो खाने को पचाता हुआ नीचे ले जाए। जब उसको वो नहीं मिलेगा तो फिर तेजाब इकट्ठा हो जाएगा, फिर हमारी एसिडिटी की प्रॉब्लम शुरू होती है। फिर कहते हैं डाइजीन पीजिए, एंटासिड खाइए, ये खाइए, वो चीज़ें खाइए। तो ये सब क्योंकि हम खुद उसको स्वतः डिस्टर्ब कर रहे हैं। डिस्टर्ब करेंगे तो फिर खाली पेट ये समस्या आएगी। एक तो स्टमक की प्रॉब्लम खाली पेट से, दूसरी प्रॉब्लम क्या, उसको अब उतनी एनर्जी नहीं रहेगी। वो आदमी काम का वर्काहोलिक है, काम तो खूब कर रहा है, करना भी चाह रहा है, खुश भी होता है कि मैं काम में खुश हूँ, लेकिन धीरे धीरे जब थकान उसको होने लगेगी फिर इरिटेबल और चिड़चिड़ा हो जाएगा। फिर अपने घर में भी वो चिड़चिड़ा हो जाएगा। अब वो ये जान रहा है मुझे भूख लगी है, लेकिन भूख को छुपा रहा है कि मैं अधिक काम कर लूँ। लेकिन उस चिड़चिड़ेपन से फिर समाज में, उसके परिवार में समस्या खड़ी होती है, जिसको वो लोग ध्यान नहीं देते हैं। फिर अगर वो रूटीन में, अभी कल ही की बात बताता हूँ, हमारे 4 मकान छोड़ के एक मिस्टर खान रहते हैं। अजीब सी बात बताते हैं, उनके पेट का डॉक्टर हूँ मैं। तो सर साहब आपके पास हम आए, हमने कहा बताइए क्या बात है। तो कहने लगे मैं अपने रिश्तेदार के घर गई थी, मैंने खाना खाया और उसके बाद मैं चलने फिरने में असमर्थ हो गई और मैं चल ही नहीं पा रही थी। तो मेरा लड़का आपके साथ में आया जो टीचर है कि डॉक्टर श्रृंगारी के पास ले चलेंगे, तुम्हें वो ठीक कर देंगे। तो मैंने कहा उसके बाद क्या हुआ, सारी बात बताओ। कहने लगे मुझे किसी तरीके से उन्होंने उठा के गाड़ी में बैठाया, गाड़ी में बैठा के आप ही घर के 2 मकान बाद मेरा घर है, ला के किसी तरीके से बेड पे छोड़ा। तो मैंने कहा उसका फिर तुमने कुछ इलाज कराया? कहते इलाज नहीं कराया, 1 हफ्ता मैंने इंतजार किया और मैं ठीक हो गई। तो मैंने कहा अब ऐसी बीमारी जिसका तुम इलाज नहीं कर रही थी और ठीक हो गई, तो अब तो मुझे बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी मेरे माइंड में कि तुमको ऐसी कौन सी चीज हो गई थी जिसकी वजह से ये दिक्कत थी। कहते हैं कोई डॉक्टर बता नहीं पा रहा है, मैं 3 दिन से इसी बात से परेशान हूँ और सब लोग कह रहे हैं ये टेस्ट करा लो, वो टेस्ट करा लो। मैं टेस्ट से पूछ रही हूँ कि टेस्ट करने का कारण भी बताओ, तब मैं जरूर टेस्ट कराऊंगी। कारण कोई मुझे बता नहीं पा रहा। फिर मैंने कहा तुम अपनी दिनचर्या बताओ। कहते पहले डॉक्टर है जो आपको मेरी दिनचर्या से ज्यादा दिलचस्पी है, मेरी बीमारी में कम है। मैंने कहा मैं इस तरह का आदमी हूँ तो मेरी मर्जी है, अब आपको जवाब देना पड़ेगा, मैं एज ए डॉक्टर आपसे पूछूं। तो उसने बताया मैं सुबह 3 बजे उठ के रोजे के टाइम में उठ जाती हूँ डेली, और रोजे का टाइम हो रहा है। तो मैंने कहा सोती कितने बजे हो? कहती 10 से पहले तो मैं नहीं सो सकती क्योंकि घर ही में रहती हूँ। तो मैंने कहा जब तुम सो नहीं पा रही हो ठीक से, 10 से 3 बजे का समय है, वो भी पूरा नहीं हो सकता 10 के 11 बज जाए, तो तुम डेली अगर 3-4 घंटे सोओगी तो कैसे उम्मीद करती हो कि तुम्हारा शरीर ठीक रहेगा? वो कहती है काम मैं पूरा करना चाहती हूँ। पूरे का मतलब मैं अपने सामने सारे घर को चलाऊंगी, सबको देखूंगी, बच्चों का खाना जाना, ये करना, और दिन में भी मुझे विश्राम नहीं चाहिए। तो मैंने कहा अगर तुम्हें विश्राम नहीं चाहिए तो तुम्हारे मस्तिष्क को तो विश्राम चाहिए जो तुम्हें नहीं मिल रहा। क्या बात। तो आप ताज्जुब करेंगे, उसके ट्रीटमेंट में फिर मैंने ये लिखा है कि तुम्हें अपना लाइफस्टाइल ठीक करना है और अल्लाह मियां से दुआ करके साथ में कहना है कि मैं 3 बजे की बजाय 4 बजे आपकी नमाज करूँ, सिर्फ 1 घंटा बढ़ाओ टाइम को, और 1 हफ्ते बाद फिर मुझे बताओ कि तुम्हें क्या अंतर पड़ता है। और मैं निश्चित रूप से जानता हूँ उसको वो आराम जब मिलेगा तो उसकी बाकी चीजों में भी आराम मिल जाएगा, जो सारी समस्याएं उसकी उससे रिलेटेड। मतलब कि आपका कहने का मतलब है कि पेट को भी थोड़ा सा आराम, बिल्कुल शरीर को लिए आराम मिलता है, तभी पेट को हम लोगों को बढ़ाया जाता था खाना खाने के बाद आधा घंटा विश्राम करना। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज़ और पूछ रहे हैं कि जैसे पेट की बीमारियों का क्या कनेक्शन हार्ट की बीमारी और आपके कैंसर या मस्तिष्क की बीमारियों से भी है? ये सब कुछ है। देखिए सारे ऑर्गन जो होते हैं वो रिलेटेड होते हैं, कोई भी ऑर्गन ऐसा नहीं है जो नहीं रिलेटेड है। ये कैसे रिलेटेड है वो भी बहुत दिलचस्प बात है। वो ऐसे रिलेटेड होता है अगर आप खाना जो खाते हैं, जो खाना पचाते हैं, जो सारे शरीर में जाता है हमारा, अगर प्रॉपरली चलेगा तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन उसको आप डिस्टर्ब करेंगे तो कैंसर कोलन हो जाएगा, जो अमेरिका में मिला देखा। लोग नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हैं और ये सिद्ध भी हो गया
कि अगर कैंसर से बचना है तो फिर आप लोग कोशिश ये करें कि कैंसर को किसी तरीके से रोकने के लिए वेजिटेरियन खाना खाएं। तो हाँ, अब उनको वो वेजिटेरियन खाना दे रहे हैं और वेजिटेरियन खाना खिला रहे हैं ताकि वापस आ रहे हैं उसी प्रकृति की तरफ, और उनको उससे लाभ भी हो रहा है। डॉक्टर साहब, हम अपने अंतिम पड़ाव पे हैं। अंतिम पड़ाव में हम जरूर चाहेंगे कि आप थोड़ा हमारे दर्शकों को ये बताएं कि योगा का क्या महत्व है अपने पेट को और स्वास्थ्य को पूरा परिणित करने के लिए, ठीक रूप से जीवन जीवे श्रद्धा शतम का हम पूरा पालन कर सकें, उसमें योगा का क्या महत्व है? योगा बहुत ही महत्वपूर्ण है। योगा शब्द एक बहुत अच्छा है जो कि अब प्रचलन में आया, पहले नहीं था। लोग इसको समझते थे ये एक फालतू की चीज़ है, फिजूल की चीज़ है। योगा की यूनिवर्सिटीज़ बनी, योगा बाहर भी गया, जहाँ जहाँ गया उसने देखा, लोगों ने अपनाया, इस पर रिसर्च भी हुई। आज की डेट में भी रिसर्च हो रही है। आप लोग ताज्जुब करेंगे, हम लोग की ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है और मैं भी उसका एक सदस्य हूँ, फाउंडर वाला। तो हम लोग देश भर के सर्जन्स को वहाँ बुलाते थे। क्या बात। और रिसर्च करते थे और अपनी अपनी बातें बताते थे। हम अपने शहर लखनऊ की बताते थे, वो दिल्ली की बताते थे, अमेरिका वाले बताते थे। एक सेशन हम लोगों ने जॉइंट रखा इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ, IIT दिल्ली। पहली बार ऐसा हुआ, जीवन में आज तक कभी नहीं हुआ कि डॉक्टर और इंजीनियर एक प्लेटफॉर्म पे बैठे हों और एक बार बात करी हो स्वास्थ्य के ऊपर। वो सिर्फ योगा थी। अच्छा। हम लोगों ने रिसर्च करी और उनको मौका दिया कि आप लोग साइंस के आदमी हैं, आप लोग फिजिक्स से रिसर्च करिए, हम लोग आप प्रमाणित करेंगे, आप सिद्ध करेंगे कि योगा से लाभ होता है। तो अमेरिका से फिजिक्स वाले, फिजियोलॉजी वाले टीचर्स आए हुए थे, फिर और इंजीनियरिंग कॉलेज जो दिल्ली का एम्स था, उनके सब बड़े बड़े लोग आए हुए थे। बाकायदा बैठ के डिस्कशंस हुए, देखा गया, सिद्ध हुआ, पता चला, मालूम चला कि हमारे मस्तिष्क में 2-3 चीजों की गतिविधियां होती हैं। एक गतिविधि होती है जो हम सब सोच रहे हैं, वो हमारी सोच है। लगभग 6-7 हजार थॉट हमारे हर घंटे आते हैं और कुछ 200-400 हर मिनट में आते हैं, वो आते रहेंगे आपके। अगर उनका तालमेल और कंट्रोल हमारा सब ठीक है, जीवन ठीक चलेगा। लेकिन उनका तालमेल अगर बिगड़ गया है तो फिर आपको कुछ करना पड़ेगा। वो है मेडिटेशन और योगा। उस योगा में दोनों योगा हैं, एक तो मानसिक योगा है और एक शारीरिक योगा है। जो मानसिक योगा है उसमें आप जब प्रॉपर पूरा रेस्ट ले चुके हैं शरीर को, यानी आप सो चुके हैं, अब आपको सोने की जरूरत नहीं है, उस स्थिति में जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आप ध्यान लगाएंगे, जैसे आपको अनुलोम विलोम करना है, कोई भी चीज करनी है, तो आपका मस्तिष्क अगर उस पर केंद्रित है, आपकी जो श्वास निकल रहा है उस पर केंद्रित है, आप थोड़ी देर के लिए समाज से दूर हैं, अपने से जुड़े हुए हैं, तो लोगों ने पाया उनकी वाइटल कैपेसिटी बढ़ गई। जो 500 ml होती है घर के 600 ml हो गई। उनकी ऑक्सीजन इनपुट देखा गया तो उनकी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई। क्या बात। वही जो ऑक्सीजन हम ले रहे थे वही वो ले रहे थे, लेकिन हम कम ले पा रहे थे, वो ज्यादा ले पा रहे थे। तो उससे ये लाभ हो रहा था कि हमको जो जो चीजें मिलनी चाहिए वो अधिक स्वस्थ हो रहे थे और उनको ये फायदा भी हो रहा था। तो योगा बहुत अच्छी चीज है, लोगों को करना चाहिए अपने समझ के अनुसार। अच्छा, थोड़ा बहुत करें। डॉक्टर साहब, हम अंतिम प्रश्न पूछ रहे हैं। लगभग हमारा ये टीवी चैनल का इसका नाम है दिव्यांगम। दिव्यांगम जी, पूर्णतः दिव्यांग लोगों के लिए समर्पित है। अच्छा अच्छा। तो दिव्यांगों के लिए कुछ स्पेसिफिक, जैसे कि वो चल नहीं सकते हैं, बैठे रहते हैं, जो ऑर्थोपेडिक दिव्यांग है जी, या जो विजुअली हैंडीकैप्ड वाले तो कर लेते हैं, या डेफ एंड डफ वाले भी कर लेते हैं, लेकिन इनके लिए तो उसके विषय में कुछ थोड़ा सा आप सजेशन आप दीजिए दिव्यांगों के लिए। हाँ, देखिए, दिव्यांगों को सबसे पहला सजेशन तो ये है, हमारे इस समाज में आज की डेट में इतनी उपलब्धियां हो गई हैं, इन सबको देखने के बाद उनको अपने आप को बराबर मानना चाहिए जी, कोई भावना नहीं होनी चाहिए जी। इसलिए टीवी, मेल, व्हाट्सएप, इतनी चीजें उपलब्ध हैं, वो दिव्यांग के पास में भी है और हमारे पास भी। जितना हम चलाएंगे उतना आप चलाएंगे जी। हो सकता है हमसे ज्यादा आप चला लें क्योंकि हम और गतिविधियों में होंगे, तो आप हमसे आगे होंगे जी। इसी प्रकार से हम हो सकता है सोच विचार में कम रह जाएं क्योंकि और चीजों में बिजी होंगे, क्योंकि वो दिव्यांगजन है, उनके पास सोचने व्यक्ति का अधिक समय होगा, वो और अच्छा कर सकते हैं और किया है लोगों ने और करते रहे हैं।
हम खुद कई बार ताज्जुब होते हैं, इन्हीं आपके प्लेटफॉर्म से हमें देखने को मिलता है, पता लगता है कितने लोग दिव्यांग होते और क्या क्या कर गए, आश्चर्यचकित होते हैं। तो कोई भावना इसमें किसी को ही नहीं रखनी चाहिए, प्रोत्साहन मिलना चाहिए, बराबर का दर्जा मिलना चाहिए, उसी बारे में सोचना चाहिए कि और मैं ये आपके द्वारा कहलाना चाहता हूँ अपने दिव्यांग दर्शकों के लिए कि उनको वेट के विषय में थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए। अब एज ए डॉक्टर बता रहा हूँ, पहले जो मैंने शब्द बोले वो समाज में एज ए समाज व्यक्ति की तरह, क्योंकि मेरे बहुत सारे रोल हो जाते हैं, कभी मैं अध्यापक होता हूँ, कभी मैं घर में पिता होता हूँ, कभी ये होता हूँ। तो अब इस रोल में डॉक्टर की तरह से मुझे ये कहना है, दिव्यांगन दो चीज समझ लें। अगर वो एक जगह ऐसे नहीं कर रहे हैं तो उनको कुछ आदतें बदलनी पड़ेंगी। एक तो बैठना उनकी आदत है और एक तरीके से मजबूरी है, व्यवस्था है। तो अगर आपने उसको अच्छी तरीके से स्वीकार कर लिया है तो उनकी कैलोरीज घट जाती है। यानी एक आदमी को अगर 2 से 3 हजार कैलोरी चाहिए, उसमें उसको चलना है, जाना है, पचाना है, खाना है, कुछ भी करना है, गाड़ी चलानी है, ऊपर जाना है, सब करना है, तो करीब उसको 1 से 1.5 हजार अधिक लेनी है आपसे, और आपको उससे 1 से 1.5 हजार कम लेनी है। अच्छा। उसका अनुपात कम लेना है। तो उस अनुपात में अगर कम लेगा तो उसका शरीर मोटा नहीं होगा, भारी नहीं होगा, शरीर हल्का रखेगा। उसको अपना वेट जो होता है, जो हमारी एक बीएमआई होती है, इस बीएमआई का एक चार्ट होता है, वो हर एक को अपने अपने पास रखना चाहिए। कुछ मुश्किल नहीं होता इसमें। इस अस्पताल तो पूरे हिंदुस्तान में बहुत हैं, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, मैं अपने लिए नहीं कह रहा जी, हमें भी कई बार जाना होता है, किसी भी अस्पताल में जाए तो नंबर 1 बात ये होती है कि उस अस्पताल में जिसमें आप जा रहे हैं, जो डॉक्टर है उसके बारे में थोड़ा सा जानिए। थोड़ा सा इसलिए जानिए क्योंकि उसी से तो सारा काम होना है। जैसे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाइए, भाई जैसे सहारा में जा रहे हैं सुब्रत रॉय हैं जी, हिंदुस्तान में जा रहे हैं मोदी हैं, कि भाई इस समय के संचालन में क्या व्यवस्था है। तो थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं, कुछ बड़ाई नहीं कर रहा हूं, कुछ बताना चाह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं। मैंने केजीएमसी से एमबीबीएस किया 77 में, 82 में एमएस किया। उसके बाद में हमने नौकरी की ढूंढने की कोशिश करी जी, नौकरी मिल नहीं रही थी तो हमने हार्ट सर्जरी ज्वाइन कर ली, एमसीएच करने लगे। जब एमसीएच करने लगे उस समय हमारे कॉलेज में कुछ ज्यादा व्यवस्था हार्ट की नहीं थी, यहाँ नहीं थी, सहारा नहीं था और पीजीआई नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो लिहाजा फिर हमने कहा इसको छोड़ के हम विदेश चले गए। विदेश से जब वापस आए तो जॉब की उपलब्धि, उस समय मेडिकल कॉलेज होते नहीं थे जो आज की स्थिति में है बहुत सारे, तब हमने इस हॉस्पिटल को बनाया। और क्योंकि ईश्वर की कृपा से इतना धन हमें मिल गया था, लोन नहीं लेना पड़ा, तो हमने इसको आराम से बना लिया, आराम से इसको धीरे धीरे बनाया और बढ़ाया जहां तक बढ़ा सकते थे, और इस स्तर पर आ गए। और अपना मैंने घर भी ऊपर ही बनाया, घर बगल में लिया, लेकिन कभी वहां जा नहीं पाया क्योंकि मरीजों से मुझे इतना मोह था और मरीजों को भी मुझसे इतना मोह था जी। तो उस मोह माया में हम यहीं रह गए। ये तो आपका कंसर्न है। अच्छा, यहाँ पे मतलब डायलिसिस वगैरह सबकी चीजें अब हम लोग क्या क्या करते हैं वो मैं बता दूं ताकि आप लोग को सुविधा रहेगी क्या क्या चीज हमारे यहाँ होती है। जी जी जी, यही मैं चाहता हूँ। हाँ, तो देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं खुद एक जनरल सर्जन हूँ। जनरल सर्जन का मतलब गॉल ब्लैडर निकालना, अपेंडिक्स निकालना, आंतों का इलाज करना, पथरी का इलाज होना,
ये सब मैं अपने सुपरविजन में कराता हूँ। मेरी वाइफ गायनेकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर मनीषा सिंगारी, वो भी केजी मेडिकल कॉलेज की हैं, वो भी मेरे साथ ही रहती हैं। तो 2 सेवाएं तो हम इन हाउस अपने घर से ही लोगों को देते हैं। इसके बाद हमारे गुरुजी हैं डॉक्टर ए के वासलू, जो कि बच्चों के डॉक्टर हैं, जिन्होंने मुझे पढ़ाया था। वो मेरे टीचर हैं। मेरा सौभाग्य है आज के समय में भी वो मेरे जितना ही काम करते हैं जितना मैं करता हूँ। मैं आश्चर्यचकित रहता हूँ। वो कई 32 साल के हो गए और वो एक दिन के बच्चों का ऑपरेशन करते हैं। अभी भी एक बच्चा भर्ती है उनका। तो बच्चों की सारी सर्जरी हम लोग करते हैं। फिर आई का काम लोग करते हैं ट्यूसडे और सैटरडे को। इस कॉरिडोर में आपको बैठने की जगह, खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी। ये सैटरडे और ट्यूसडे तो हम लोग आंख के आई लेंस लगाते हैं। फिर कान का हम लोग पर्दा बदलते हैं, जिसको माइक्रो सर्जरी कहते हैं। फिर मेरा बड़ा लड़का था, उसको डेंटल का शौक था, तो उसने डेंटल सर्जरी शुरू करी है। तो हम लोग दांतों के सारे काम करते हैं। 32 दांतों का एक साथ लेना हो तो 32 दांत एक साथ आ सकते हैं। ऑर्थोपेंटोग्राम करते हैं। फिर दांत लगाने की मशीनें लेनी है, नई नई दांत लगा सकते हैं, दांत निकाल सकते हैं, ब्रिज लगा सकते हैं। कैंसर हो मुंह का, उसका इलाज कर सकते हैं, उसको बायोप्सी कर सकते हैं, कैंसर का रिसर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। फिर ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर मेरा खुद का बहुत काम है। थीसिस हमेशा रही है ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर। तो ऐसे कोई महिलाएं हों जिनको डाउट हो कि कैंसर है तो नहीं, या हो गया तो बढ़ गया है, तो उसका हम लोग सारा इलाज करते हैं। इसके अलावा फिर हमारे पास में जो और उपलब्धियां हैं, वो प्लास्टिक सर्जरी करते हैं। जैसे अभी एक पेशेंट आया हुआ है, उसकी खाल खराब हो गई थी, दूसरी खाल वहां चिपका दी, उसका काम कर दिया। फिर हड्डी का सारा काम करते हैं। हड्डी में घुटना बदलना है, हड्डी में हिप बदलना है, वो सारे ऑर्थोपेडिक के काम, सिया मशीन हमारे पास है, उससे ये सारा काम करते हैं। तो प्रैक्टिकली सारी चीजें हम लोग हार्ट के ऑपरेशंस को छोड़ के और किडनी की डायलिसिस को छोड़ के बाकी सारा काम हम लोग। अच्छा, ये आयुष्मान में भी पैनल है? हमारा आयुष्मान में पैनल था, और आयुष्मान में जब हमारा थोड़ा कंस्ट्रक्शन हो रहा था तब काम नहीं हो रहा था, तो उनसे कहा है कि दोबारा से हमें आयुष्मान में ले गए। इसके अलावा कॉर्पोरेट जितने भी बाकी मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी है, करीब 50-60 कंपनियों के लिए हम लोग काम करते हैं। हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए काम करते हैं, यूपीपीसीएल उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के लिए काम करते हैं, नाबार्ड है उसके लिए काम करते हैं। फिर मेडिक्लेम कंपनियों में जैसे स्टार हेल्थ हो गई, मैक्स बूपा हो गई, पैरामाउंट हेल्थ टीपीए हो गया, हेरिटेज हो गया। अच्छा, सीजीएचएस के लिए? सीजीएचएस के लिए हम पैनल नहीं है। अच्छा, सीजीएचएस के लिए पैनल नहीं, लेकिन बाकी इंश्योरेंस कंपनी को। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपकी बातें, और लगता है कि हमारे दर्शक जो है इनको सुनेंगे, सुन के गर्मी से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं आपने बहुत विस्तार से अच्छे से बताया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग थोड़ा आपके हॉस्पिटल के कुछ पिक्चर्स ले लें ताकि तो दर्शकों, ये देखा हम आपके पास एक लब्ध प्रतिष्ठित डॉक्टर से, जिसपे करीब सारे सर्वांगीण समस्याओं का निदान आपको डॉक्टर साहब ने बताया। मैं चाहूंगा कि आपको एक ऐसा कार्यक्रम लगा, आपको इससे और भी कोई काउंटर क्वेश्चन करने हो तो हमें लिख भेजिए। आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप खुद देखिए, अपने रिश्तेदारों को दिखाइए, शेयर करिए, मित्रों को भेजिए, जिससे कि सभी को आजकल हर तीसरे व्यक्ति को कोई न कोई बीमारी है, परेशानी, दिक्कतें हैं, और इनमें जो बताए गए हैं सावधानियां, उन सावधानियों को भी बरतने का प्रयास करें ताकि आपको किसी भी डॉक्टर के पास ना आने पड़े। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि आप स्वस्थ रहें और संपूर्ण रूप में पूरी तरीके से भारत के एक स्वस्थ नागरिक बन के जिए। तो चलिए, अभी आपको हम और दिखाते हैं। हमारे कैमरामैन अभी यहाँ के अस्पताल के विषय में थोड़े से फोटोग्राफ्स दिखाएंगे। तब तक के लिए अगले कार्यक्रम में मिलते हैं। नमस्कार।